हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हमारा है लेक्चर नंबर 2 ऑफ द बायोलॉजी चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अब स्टोमेटा के आगे, लेकिन उससे पहले हमने अभी तक जितना फर्स्ट लेक्चर पढ़ा है उसको हम एक शॉर्ट नोट्स की मदद से थोड़ा रिवाइज करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमने देखा था कि लाइफ प्रोसेस जो है उसको हमने डिवाइड किया था 4 कैटेगरीज में। लाइफ प्रोसेस को हमने किया था किसमें? न्यूट्रिशन, सेकंड रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रेशन। तो बच्चों, लाइफ प्रोसेस के जो ये 4 पार्ट्स हैं, इनमें से अभी हमने कल सिर्फ एक पार्ट के बारे में पढ़ा था, जिसमें था हमने न्यूट्रिशन पढ़ा था। तो न्यूट्रिशंस के अंदर हमने 2 टाइप्स के न्यूट्रिशन पढ़े, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। और हमने हेटेरोट्रॉफिक के अंदर 3 टाइप्स पढ़े, और ऑटोट्रॉफिक्स के अंदर भी हमने 2 टाइप्स पढ़े। ऑटोट्रॉफिक के अंदर जब हमने 2 टाइप्स पढ़े, उसमें था फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हमने पढ़ा था हेटेरोट्रॉफिक में क्या? होलोजोइक, जिसमें हम टोटली फूड पहले अंदर खाते हैं, फिर उसके बाद आफ्टर हम डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करते हैं इन दी इंटरनल बॉडी। और उसके बाद हमने पढ़ा था सैप्रोफाइट, और उसके बाद हमने पढ़ा था बच्चों पैरासाइटिक। तो हमने ये पढ़ा था, और फिर हमने इन दोनों का डिफरेंस देखा था, फोटोसिंथेटिक, और इसके बारे में हमने अच्छे से जाना था, और इन तीनों के बारे में हमने जाना था। उसके बाद हमने पढ़ा था स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। और हमने जाना था इसका प्रोसेस, रिएक्शन, और हमने इसके पूरे स्टेप्स को जाना था। प्रोसेस में हमने स्टेप्स जाने, और इसमें हमने जाना क्या? रिएक्शन। तो चलिए बच्चों, अब जल्दी से इससे रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था लाइफ प्रोसेस के होते हैं 4 पार्ट्स, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। उसके बाद हमने न्यूट्रिशन में पढ़ा था कि 2 टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में वो एनिमल्स होते हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, और उसमें प्लांट्स आते हैं, और हेटेरोट्रॉफिक में वो होता है जो दूसरे पे डिपेंड होता है। और ऑटोट्रॉफिक में होता है कि ये जो प्रोड्यूसर इन द फूड चेन होता है, और ये जो है कंज्यूमर इन द फूड चेन होता है। ये जो अपना खाना होता है ये सिंपल कंपाउंड से बनाते हैं जो कि एनवायरनमेंट में मिल जाता है, जैसे हवा, पानी, धूप। और हेटेरोट्रॉफिक वो होते हैं अपना खाना ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से पाते हैं। और फोटोसिंथेटिक में हमने पढ़ा था कि ये लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं फॉर देयर प्रिपरेशन ऑफ फूड, और केमोसिंथेटिक में ये केमिकल रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल एनर्जी का फॉर मेकिंग देयर फूड। अब इसमें आगे हम देखें तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ह्यूमंस आते हैं, क्योंकि ये एक बार पहले खाना खाते हैं, फिर इंटरनली इसको डाइजेस्ट करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं फूड को। उसके बाद सैप्रोफाइट में हम देखें तो ये डेड और डिकेइंग मैटर पे को खाते हैं, और ये एक्सटर्नली उसको एब्जॉर्ब करते हैं। और पैरासाइटिक में देखा जाए तो ये होस्ट के ऊपर रहते हैं, तो वर्क करते हैं, और होस्ट को बिना मारे, मतलब विदाउट किलिंग होस्ट से न्यूट्रिशन लेते हैं। तो चलिए, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस इन व्हिच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय द यूजिंग ऑफ रॉ मटेरियल। प्लांट जो है रॉ मटेरियल का यूज करके अपना खाना बनाता है, जैसे धूप, मिट्टी और हवा, पानी, ये इन सब चीजों से। उसमें बाद हमने प्रोसेस पढ़े थे, स्टेप्स जो थे 3 टाइप्स में डिवाइडेड थे। उसमें 2 स्टेप्स जो थे उनको लाइट रिएक्शन या फिर लाइट फेज कहा जाता था, और जो थर्ड पार्ट था, थर्ड स्टेप था, उसको हम डार्क फेज, डार्क रिएक्शन कहते थे, क्योंकि वो अंधेरे में या रात में होता था। और उसमें हम रिएक्शन पढ़े, तो हमने रिएक्शन इसमें क्या पढ़ा था? इसमें हमने पढ़ा था रिएक्शन 6CO2 + 12H2O, और यहाँ फोटोसिंथेसिस, और यहाँ हो गया था सनलाइट, यहाँ हमने सनलाइट लिया था, और क्लोरोफिल, सनलाइट और क्लोरोफिल का हमने इस्तेमाल किया था
अब इसमें हमने क्या बनाया था C6H12O6। C6H12O6 क्या है? C6H12O6 है ग्लूकोज। ग्लूकोज मतलब एनर्जी, जिसको हम यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और उसके बाद हमारा और क्या बना था? उसके बाद हमारा बना था O2 एंड H2O। बच्चों ये पूरा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके बाद मैं आपको एक चीज बताना कल रह गया था, जिसमें हम बताए तो जैसे कि इसमें दो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं फोटोसिंथेसिस में, कि पहली बात जो फोटोसिंथेसिस है क्या प्लांट्स के हर पार्ट्स में होता है? तो इसका आपका क्या जवाब है? आप ऊपर कमेंट्स में लिख दीजिए कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है क्या वो पूरे प्लांट्स में होता है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सिर्फ प्लांट्स में उन जगह होता है जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो इसी के साथ हम यहाँ लिखेंगे भी उसको अच्छे से क्वेश्चन को। और एक बात आप दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो हमारे प्लांट्स उसको क्लोरोफिल पाया कहाँ जाता है? तो क्लोरोफिल प्लांट में तो सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं क्लोरोफिल कंटेनिंग पिगमेंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर। इसलिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है प्लांट्स में सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर होता है। और उसके बाद हम देखें, हमने प्रोसेस जान लिया, रिएक्शन जान लिया, और आपका इसी के साथ रिवीजन पूरा हो चुका है। और इसके साथ हमने कल एक दो टॉपिक हमारे रह गए थे, तो उसको हम जल्दी से अपना करते हैं। और इसको अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए स्क्रीनशॉट तो आपने ले ही लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं फर्दर टॉपिक के साइड। अब पहली बात मैं आपसे जो पूछना चाहता हूं वो है कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, जो प्लांट को लाइट एनर्जी मिल रही है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, वो कहां से मिल रहे हैं? तो इसी के साथ अब कुछ कल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए थे, तो हम वो जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहली बात है लाइट एनर्जी। क्या है? लाइट एनर्जी। अब आप सब सोचिए प्लांट्स को जो लाइट एनर्जी है वो कहां से मिलती है? अब उसके बाद हो गए कि न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को कहां से मिल रहे हैं? और वाटर है, वाटर प्लांट को कहां से मिल रहा है? और ग्लूकोज जो कि बनता है रिएक्शन में वो, और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब कहां से प्लांट के पास आ रहा है? और ऑक्सीजन। अब देखिए जो लाइट एनर्जी है वो प्लांट्स को मिलती है किससे? सन से। ओके। और न्यूट्रिएंट्स में आ गए, न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो प्लांट्स को मिलता है कहां से? सॉइल से। सॉइल में इनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं NO2, जिसको नाइट्रेट कहा जाता है, सॉरी NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एंड नाइट्रेट NO3 को कहा जाता है, इसको कहा जाता है नाइट्रेट, इसको कहा जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्म में इसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं प्लांट्स को। हमने लिख लिया है सॉइल से मिलते हैं, किसमें? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रेट के फॉर्म में। ओके। अब इसके बाद वाटर कहां से मिलता है? तो वाटर भी इनको कहां से मिलता है? सॉइल से। अब जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ये क्या करते हैं? अब जो ग्लूकोज जो है ये इनको क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड कराता है, एनर्जी प्रोवाइडेड टू प्लांट्स। अब इसमें हम देखें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते होंगे कि प्लांट्स लेते हैं, कहां से लेते हैं? फ्रॉम द एनवायरनमेंट। कार्बन डाइऑक्साइड इनको कहां से मिल रहा है? फ्रॉम द एनवायरनमेंट। यहां अगर आपको मेरी राइटिंग समझ नहीं आ रही तो टेलीग्राम पे जो हमारा चैनल है उस पे हमने पहले से अपलोड कर रखे हैं ये, तो आप वो देख सकते हैं। और ऑक्सीजन जो है प्लांट जो है रिलीज करता है इन द एनवायरनमेंट, रिलीज इन द एनवायरनमेंट। अगर आपको इसे एक बार पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए, और फिर हम जो क्वेश्चंस मैंने आपको दो क्वेश्चंस बताए थे उसको भी हम एक बार लिख के देख लेंगे। तो चलिए अब हम चालू करते हैं, क्वेश्चंस लिख लेते हैं मेन जो दो रह गए। अब चलिए क्वेश्चंस क्या थे? अब क्या था वो क्वेश्चन? डस, क्वेश्चन है डस photosynthesis occur on
पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो इसका क्या जवाब था? नो। इसका आंसर क्या था? नो। इट occurs where chlorophyll is present। तो बच्चों क्लोरोफिल जो है एक तरह का पिगमेंट होता है जो प्लांट को हरा करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। इससे जो प्लांट्स है वो अपनी ग्रोथ को मेंटेन करके रखता है अच्छे से। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था बच्चों? दूसरा क्वेश्चन था तो वेयर क्लोरोफिल जो है एग्जिस्ट करती है। वेयर chlorophyll found in the plants। where chlorophyll found। where chlorophyll found का मतलब बच्चों क्या है कि फोटोसिंथेसिस जो है प्लांट्स में किस जगह हो रही है। अब बच्चों हम देखें फोटोसिंथेसिस प्लांट में किस जगह हो रही है, तो it happens in cell organelles which contains chloroplast in which chlorophyll is present। अगर एक क्वेश्चन आपको बच्चों लिखने हैं तो आप लिख लीजिए, तब तक हम आगे बढ़ेंगे और इसको रब कर देंगे। तो चलिए बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम एक टॉपिक समझते हैं। कल हमने पढ़ा था कि स्टोमेटा क्या है और ट्रांसपिरेशन क्या होता है। लॉस ऑफ वाटर इन दी विद द प्रोसेस ऑफ द एवापोरेशन इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। जो कि प्लांट्स में होता है, जब प्लांट्स पे धूप पड़ती है तो वाटर जो है एवापोरेशन करके वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर उड़ जाता है। तो अब एक बात बताइए, आप एक चीज सोचिए, जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा के कौन से दो फंक्शन है? ट्रांसपिरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो अब इसमें आप पहली बात देखिए कि जो, और मैंने क्या बताया था कि प्लांट्स जो प्लांट्स हैं उनके अंदर क्या होता है? स्टोमेटा में मैंने स्ट्रक्चर बनवाया था। स्टोमेटा कैसे स्ट्रक्चर होता है? ऐसा, ठीक है बच्चों, हमने स्टोमेटा का स्ट्रक्चर ऐसे बनाया था। इसको कहा जाता है ओपन स्टोमेटा। और यहां अगर मैं एक और बनाना चाहूं, तो ये आप देखिए, ये मैंने कैसा बनाया है? क्लोज। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए, इसको कहा जाता है क्या? स्टोमेटल पोर। ओके बच्चों, इसको भी स्टोमेटल पोर कहा जाता है। इनको कहा जाता है स्टोमेटल पोर। और जो ये दो हैं इनको क्या कहा जाता है? गार्ड सेल। ये गार्ड सेल्स होते हैं जो कि अलाउ करते हैं वाटर को एंट्री और एग्जिट करने को इन दी प्लांट्स। अगर ये बंद, तो बच्चों जो वाटर में एंट्री और एग्जिट का काम होता है वो इन गार्ड सेल्स का होता है कि वो प्लांट में पानी जाने दें या ना दें। जब प्लांट को नीड होती है पानी की, तो ये गार्ड सेल्स होते हैं, ये खुले रहते हैं, ओपन स्टोमेटल पोर कर देते हैं। और जब पानी की नीड नहीं होती तो इसको क्लोज कर देते हैं। तो चलिए बच्चों, अभी एक बार हम इंक अपने मार्कर में डाल लें, क्योंकि इतनी अच्छी विजिबिलिटी नहीं आ पा रही है। तो एक बार हम मार्कर में इंक डालने के बाद दोबारा से शुरू करते हैं। तो बच्चों चलिए एक बार हम अच्छे से डायग्राम बनाते हैं और कुछ मेन पॉइंट्स हम उसको क्या नोट डाउन कर लेते हैं। अब बच्चों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं जो कि आपने बहुत बार सुनी होगी। क्या आपने देखा है कि अगर आपके घर में चने आते हैं, जो कि काला चना जिसको कहते हैं, अगर आप उसको रात को पानी में भिगो के रख दें तो सुबह उसका साइज जो है इंक्रीज हो जाता है। या फिर आपने बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स देखे होंगे, जैसे कि आप बादाम ले लीजिए, अगर आप उसको रात को पानी में डाल के रखें तो सुबह जो है उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो उसका क्या कारण है? और आपने किशमिश को देखा होगा, आपको ये तो पता होगा जो किशमिश से किससे बनता है? अंगूर से।
तो अंगूर से जो किशमिश बनता है उसको कैसे बनाया जाता है और वो इतना छोटा कैसे हो जाता है साइज में। तो चलिए अब इन्हीं के बारे में हम जानेंगे और इसका रीजन स्टोमेटा से ही जुड़ा हुआ है। अब स्टोमेटा से कैसे जुड़ा हुआ आप ये देखिए, एक प्रोसेस है जिसको कहा जाता है एंडोस्मोसिस। क्या कहा जाता है? एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस प्रोसेस में क्या होता है? अब एंडोस्मोसिस प्रोसेस में क्या होगा? द गार्ड सेल्स, इसमें जो गार्ड सेल्स होते हैं, द गार्ड सेल्स ओपन द स्टोमेटल pore due to which water enters and substance swell। अब स्वेल का मतलब क्या है बच्चों? एक बात आप 2-3 वर्ड्स हैं उसको आप अच्छे से समझ लीजिए। स्वेल का मतलब होता है फूलना, किसी का आकार बढ़ जाना, और श्रिंक का मतलब होता है कोई चीज सिकुड़ जाती है, जब बहुत ज्यादा कंप्रेस हो जाती है, छोटी हो जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है? श्रिंक। तो अब देखिए एंडोस्मोसिस का प्रोसेस क्या है, जिसमें गार्ड सेल्स ओपन खोल देते हैं अपने स्टोमेटल पोर को, ड्यू टू व्हिच वाटर पानी क्या होता है? एंटर्स कर जाता है और जो सब्सटेंस होता है स्वेल हो जाता है। अगर आपको इसमें एग्जांपल्स बोला जाए, अगर आपको इसमें एग्जांपल्स बोल रहा है तो हम लिख सकते हैं almonds when placed in water। almonds when placed in water। और हम इसमें और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे ग्राउंडनट्स, चने जो मैंने बताया आपको, ग्राउंडनट्स when placed in water। और एक बच्चों एक और प्रोसेस होता है जिसे कहा जाता है एक्सोस्मोसिस। एंडो का मतलब होता है बच्चों की कोई भी चीज एंटर कर सकती है इजीली, और एक्सो का मतलब होता है एग्जिट। अब वर्ड से ही मतलब मैक्सिमम चीजें बायो में समझ सकते हैं। एंडो का मतलब होता है एंटर, कोई चीज करना, और एक्सो का मतलब होता है क्या? एग्जिट करना। ठीक है बच्चों, तो एक्सोस्मोसिस में क्या होगा? द गार्ड सेल do not open the stomatal pore। नहीं बच्चों, इसमें भी यही होता है कि जो स्टोमेटल पोर जो होता है ओपन ही रहता है, बट जब हम इसे धूप में रखते हैं, मैंने आपको जो बताया था ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस, जिसमें इवेपोरेशन के कारण जो पानी होता है हवा में उड़ जाता है, इसमें भी जो होता है गार्ड सेल जो होता है, द गार्ड सेल ओपन द स्टोमेटल पोर but when we place it in sunlight then water becomes vapor। अब देखिए बच्चों, जो एक्सोस्मोसिस का प्रोसेस है, गार्ड सेल जो है ओपन ही है, और जब लेकिन इसमें मीडियम में फर्क है, हमने पानी का डाला तो हम क्या देखते हैं कि जो स्टोमेटल पोर होता है वो ओपन रहता है, जिसके कारण पानी अंदर कुछ ज्यादा वो चीज फूल जाती है। और इसमें क्या होता है बच्चों, जो गार्ड सेल है उसको हम ओपन द स्टोमेटल पोर ही होता है उसका, लेकिन जब हम उसे सनलाइट में रखते हैं तो वाटर बिकम्स वेपर एंड इट बिकम्स श्रिंक। ये जो होता है श्रिंक हो जाता है, मतलब क्या होता है, इसकी साइज जो छोटी हो जाती है। अगर इसमें हम एग्जांपल देखें तो रेजिन्स becomes from grapes। हम क्या देख रहे हैं बच्चों की, इसमें जो ग्रेप्स से जो अंगूर है उससे क्या बनता है? किशमिश। जो किशमिश होता है, अंगूर जो प्रोसेस होता है, तो अंगूर को हम धूप में रखते हैं, जिससे वो जो है सिकुड़ जाता है, उसके अंदर का पानी जो स्टोमेटल पोर से बाहर निकल जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, और वो उसको जो किशमिश के फॉर्म में वो आ जाता है। अगर नोट डाउन करना है तो बच्चों आप राइट डाउन कर सकते हैं, वरना इस जो हमारा पीडीएफ है नोट्स का वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, पढ़ लिया होगा, या फिर अगर आप नोट्स बनाए तो नोट्स बना सकते हैं।
तो हम आगे का टॉपिक शुरू करते हैं। तो बच्चों आज अब हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें आपको इंटरेस्ट भी आएगा और समझने में मजा भी आएगा, क्योंकि वो डेली लाइफ से रिलेट करने वाली चीज है। तो आपने एक चीज देखा है कि जो हम रेगिस्तान में जो पौधे होते हैं, क्या आप सोच सकते हैं कि वो कैसे अपना न्यूट्रिशन लेते होंगे? तो उनके जो न्यूट्रिशन लेने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा अलग है। तो चलिए हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन डेजर्ट प्लांट्स। तो चलिए हम पढ़ रहे हैं क्या? न्यूट्रिशन इन डेजर्ट प्लांट्स। अब डेजर्ट का नाम सुन के, रेगिस्तान का नाम सुनते ही आपके मन में सबसे पहला पौधा आया वो क्या? कैक्टस। वहां जो होता है वहां डिफिशियंसी ऑफ होती है वाटर की। अब वहां डेफिशिएंसी ऑफ वाटर होती है तो आप तो समझ ही सकते होंगे कि जो वहां प्लांट है वो वाटर उसको बहुत मुश्किल से मिलता है, तो उसको इतने आसानी से इवेपोरेट नहीं कर सकता, अपना ट्रांसपिरेशन नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो ट्रांसपिरेशन आराम से कर दे तो फिर वो जो कैक्टस का पौधा है वो जीवित नहीं रहेगा। अब पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं आर नोन एज ज़ेरोफाइट्स। जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनका एक बायोलॉजिकल टर्म है ज़ेरोफाइट्स, जिनको हम रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं इस वर्ड का ज़ेरोफाइट्स। तो हम लिख लेते हैं कि desert plants are known as xerophytes। अब देखिए क्या होता है। अब नॉर्मल जो प्लांट होंगे वो अपना स्टोमेटल पोर ओपन रखते हैं, क्योंकि उसमें उनको धूप मिल जाता है, पानी मिल जाता है और उनको सॉइल से न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, तो अपना खाना इजीली प्रिपेयर कर पाते हैं। बट अब जब जानते हैं कि रेगिस्तान में पानी की डेफिशिएंसी है, इसलिए जो पौधा है, मतलब जो समझ लीजिए आप कैक्टस का ही जो पौधा है वो दिन के टाइम अपना स्टोमेटल पोर को है क्लोज रखता है। अब क्लोज क्यों रखता है? क्योंकि जब तक अपना स्टोमेटल पोर अगर ओपन करके रखेगा तो उतनी ज्यादा सनलाइट जो है पौधे के अंदर जाएगा, तो जो वाटर उसके अंदर होगा वो वेपर बन के कहां? आसमान में उड़ जाएगा। और जो वाटर वेपर बन के उड़ गया तो फिर वाटर की डेफिशिएंसी हो जाएगी थी प्लांट्स। इसलिए आप सोचिए जो वाटर है पूरे दिन भर अपना जो सनलाइट से बचने के लिए स्टोमेटल पोर को बंद करके रखता है, और वो रात के समय क्या बच्चों? वो रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है उसके अंदर थोड़ा सा होता है, उससे वो और न्यूट्रिएंट्स जो उस जमीन से लेता है उससे वो अपना खाना, टेम्परेरी खाना हम कह सकते हैं कि अपना कर रख लेता है। तो हम देखें जैसे कि हमने पहला तो आप जान गए डेजर्ट प्लांट्स नोन एज ज़ेरोफाइट्स। अब देखिए क्लोज्ड स्टोमेटल पोर ड्यूरिंग टाइम ऑफ डे एंड दे टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर from the environment in the night, और बच्चों ये जो अपना जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ये रात को एनवायरनमेंट से लेते हैं इन द नाइट, क्योंकि अगर ये अपना खाना बनाने के लिए दोपहर को अपना स्टोमेटल पोर ओपन कर दे तो इतनी ज्यादा धूप पड़ेगी कि जो इनके अंदर पानी जो थोड़ा सा बचा भी था वो इवेपोरेशन या ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से उड़ जाएगा, तो इनमें पानी की डेफिशिएंसी रहेगी। इसलिए जो ये अपना स्टोमेटल पोर है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डे बंद करके रखते हैं, और इस CO2 और वाटर जो है एनवायरनमेंट से लेते हैं कब? रात को एंड इन द नाइट, एंड मेक इंटरमीडिएट मतलब समझिए कि तुरंत क्या बना लेते हैं? मैलिक एसिड, इंटरमीडिएट मैलिक एसिड। अब देखिए मैलिक एसिड जो है, अब देखिए इन्होंने क्या बना लिया है? मैलिक एसिड। रात दिन के टाइम इन्होंने अपना स्टोमेटल पोर बंद रखा क्योंकि पानी की जो है डेफिशिएंसी ना हो जाए, और रात को इन्होंने एनवायरनमेंट से CO2 और वाटर ले लिया, और जिससे इन्होंने मतलब अपना काम चलाओ खाना बना लिया। मतलब समझ लीजिए खाना बन गया है, लेकिन ये खाना जो है अभी कच्चा है, इसमें क्या चाहिए? धूप की जरूरत है। तो देखिए जैसे तुरंत सनराइज जैसे होगा, एंड when sun arises in the morning, और जैसे ही सूरज निकलेगा सुबह, then they
टेक सनलाइट and make glucose from malic acid. तो अब आप समझ गए होंगे कि डेजर्ट प्लांट्स में न्यूट्रिशन किस तरह होता है। सबसे पहले एक क्वेश्चन आ सकता है कि डेजर्ट प्लांट्स किस नाम से जाना जाता है। तो डेजर्ट प्लांट्स जाना जाता है ज़ेरोफाइट्स नेम से, और दिन के टाइम इसे क्लोज अप रहते हैं, दिन के टाइम ट्रांसपिरेशन से बचने के लिए इनके स्टोमेटल पोर बंद रहते हैं। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया व्हाई डेजर्ट प्लांट्स क्लोज देयर स्टोमेटल पोर इन द डे टाइम, तो आपको पूरा यही आंसर लगना है। It close stomatal pore during time of day and they takes carbon dioxide and water from the environment in the night. रात को इसलिए लेते हैं कि इनका ट्रांसपिरेशन ना हो और इनका वाटर जो है बचा रहे, एंड मेक इंटरमीडिएट मैलिक एसिड बना लेते हैं। बस समझ लीजिए खाना बन गया लेकिन वो आधा प्रिपेयर है, और तुरंत जैसे ही सूरज उगेगा ये अपना स्टोमेटल पोर ओपन कर देते हैं और सनलाइट को ले लेते हैं और मैलिक एसिड से अपना ग्लूकोज बना लेते हैं जल्दी जल्दी। अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, तो लिख लीजिए जल्दी। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स खत्म हो चुका है। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे बच्चों क्या लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन पार्ट को, और न्यूट्रिशन पार्ट में हमने पहले उसके टाइप्स पढ़ लिया, फिर हमने पढ़ लिया क्या न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब हम चालू करेंगे क्या बच्चों, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स हम शुरू करते हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। अब एक बात बताइए बच्चों, आपके हिसाब से जो ह्यूमंस हैं, मतलब हम इंसान हैं, वो किस टाइप का न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं? अगर आपको आंसर पता है तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, या फिर अगर मैं भी आपको बता ही रहा हूं, अगर आपको नहीं पता तो आप ध्यान से सुनिए। जो ह्यूमंस जो है होलोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, जो कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का पार्ट है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब हम डिपेंडेंट है ऑन दी प्लांट्स फॉर फूड, और होलोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब आप समझ गए हो, पहले हम खाना खाते हैं, उसके बाद इंटरनली हम डाइजेस्ट करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं बाय द बॉडी। तो चलिए हम लिखना चालू करते हैं। 5 steps in human 5 steps of holozoic nutrition in human beings are as follow। मतलब ह्यूमन बीइंग्स में 5 स्टेप्स होते हैं, किस चीज के लिए बच्चों? होलोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करने के लिए। तो चलिए इसी के साथ हम पहला स्टेप जानते हैं। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है हमारा इंजेशन। पहला स्टेप है बच्चों हमारा क्या? इंजेशन। इंजेशन का मतलब आप समझ गए होंगे, इन मतलब क्या? अंदर, जेशन मतलब ले लेना उसे, इंजेशन मतलब टेक इन फूड। मतलब बच्चों जब हम खाना खाते हैं तो होलोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का हमारा पहला स्टेप पूरा हो जाता है जब हम उसे मुंह में डालते हैं। अब सेकंड स्टेप बच्चों क्या है? डाइजेशन। अब आगे बच्चों क्या? डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है बच्चों? ब्रेक डाउन। मतलब क्या होता है बच्चों कि ये टूटता है। ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड substances into simple soluble फूड सब्सटेंसेस में। मतलब बच्चों डाइजेशन का जो प्रोसेस है हमारी बॉडी परफॉर्म इसलिए करती है क्योंकि जो हम खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस के फॉर्म में होता है, और वो सिंपल फूड सब्सटेंसेस के फॉर्म में डाइजेस्ट मतलब उसको तोड़ देती है क्योंकि हम इजीली उसको कर पाए। तो बच्चों इसी के साथ हमने 2 लिख लिया है। तो चलिए बच्चों इसी के साथ पहले हम मार्कर में इंक डाल लेते हैं, फिर हम आगे तीसरा और चौथा पार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप इसे नोट कर लीजिए थोड़ा, तब तक हम इंक फिल कर लेते हैं।
तो चलिए बच्चों, हमने मार्कर में इंक भी डाल लिया, तो अब इसके बाद तीसरा लिखते हैं। तो आप समझ गए होंगे एजेशन और डाइजेशन हमने कर लिया। अब इसके बाद आप जानना चाहते होंगे कि तीसरा प्रोसेस क्या है। तीसरा है एब्जॉर्प्शन। हमने जो खाया है हमारी बॉडी अब उसे एब्जॉर्ब भी करेगी, एब्जॉर्प्शन। डाइजेस्टेड मतलब जो पचाया हुआ खाना है, डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय बॉडी सेल्स। हमारे बॉडी की जो सेल्स है वो जो डाइजेस्टेड फूड है उसको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब करने के बाद अब हमारी बॉडी क्या करेगी बच्चों, उसी जो हमने खाना एब्जॉर्ब किया है उसको एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। तो अब एनर्जी के फॉर्म में जो कन्वर्ट करते हैं उस प्रोसेस क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन। अब बच्चों ये देखिए, एब्जॉर्ब्ड फूड प्रोवाइड एनर्जी एंड यूज्ड टू मेक न्यू प्रोटोप्लाज्म। अब बच्चों एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि ये प्रोटोप्लाज्म है क्या। अब बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि प्रोटोप्लाज्म क्या है। अब प्रोटोप्लाज्म जैसे कि बच्चों आपने पढ़ा हुआ सेल में आपने जैसे कि सेल है, सेल में आपने प्लांट सेल देखा होगा, तो यहाँ पे जैसे समझ लीजिए सेल मेम्ब्रेन, और ये जो वाली है क्या है, सेल वॉल। सेल वॉल जो है नॉन लिविंग पार्ट होता है और बाकी सब जो है लिविंग पार्ट होते हैं सेल के। ऑल आर लिविंग। ये न्यूक्लियस, ये सब लिविंग पार्ट होते हैं। तो जो लिविंग कंटेंट है सेल में उसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। मतलब प्रोटोप्लाज्म को अगर हम डिफाइन करने के लिए कहें तो लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल इज नोन एज द प्रोटोप्लाज्म। तो एसिमिलेशन बच्चों क्या होता है, एब्जॉर्ब्ड फूड जो होता है एनर्जी प्रोवाइड करती है और मदद करती है नया प्रोटोप्लाज्म बनाने में। हमारे जो बॉडी के टिश्यूज हैं वो कभी-कभी डैमेज हो जाते हैं, जैसे कि हमारे जो मसल्स हैं वो कभी डैमेज हो गए तो उसको रिपेयरिंग में मदद करता है यही एनर्जी जिस प्रोसेस एसिमिलेशन प्रोसेस से बनी है। तो चलिए बच्चों हम जल्दी से एक बार इसे मिटा लेते हैं और अगला चालू करते हैं। अब बच्चों एक लास्ट रह गया है कि उसको कहा जाता है क्या, इजेशन। ये तो आप लोग भी जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है हम जो खाते हैं उसका 100% यूटिलाइजेशन तो कर नहीं सकती। तो जो अनएब्सॉर्ब्ड और रिमूव, अब हम कहा जाए अनएब्सॉर्ब्ड एंड अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड। अब ये जो हमारे पेट में जो हमने खाना खाया, पहली बात, अब बच्चों हमने पहले क्या किया, इजेशन जो है लास्ट प्रोसेस है। हमने सबसे पहले क्या, इंजेशन है बच्चों, हमने क्या किया, मुंह से हमने खाना खाया। सेकंड प्रोसेस डाइजेशन, जो खाना हमने खाया हमारे पेट में जाकर डाइजेस्ट हुआ। थर्ड प्रोसेस क्या है, एब्जॉर्ब हुआ, जो कि हमारा जो डाइजेस्टेड फूड है वो हमारे बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब किया गया, बॉडी सेल्स द्वारा। और जो वो बॉडी सेल्स ने जो खाना एब्जॉर्ब किया उसको उसने चेंज कर दिया किसमें, एनर्जी में चेंज करने के बाद जो हमारी बॉडी में अनएब्जॉर्ब और अनडाइजेस्टेड फूड जो था वो इंजेशन के प्रोसेस के द्वारा निकल चुका है। तो बच्चों अब आप देख लीजिए, नोट डाउन करना है नोट डाउन एक बार कर लीजिए। चलिए बच्चों अब इसको मिटाते हैं और आगे अपना सफर शुरू करते हैं। तो अगला बच्चों हम पढ़ते हैं क्या, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं क्या, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। अब बच्चों एलिमेंट्री कैनाल आपके हिसाब से क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल। तो चलिए बच्चों एक बार साइड में थोड़ा सा ड्राइंग बना लेते हैं। समझ लीजिए बच्चों ये किसी आदमी का फेस है, ये हमने बनाया। अब देखिए बच्चों, ये जो हमने डायग्राम बनाया है
इसमें देखिए अब इसमें मेन चीज क्या है, एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है। एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग होलो ट्यूब which contains organ through which food actually passes और इसमें आ गया हमारा बच्चों ओसोफेगस स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एनस। अब बच्चों आप एक चीज समझिए, जब आप खाना खाते हैं और वो खाना हमारी बॉडी के जिन वो ऑर्गन्स को टच करता हुआ निकलता है तो उसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। बच्चों कैनाल मतलब आप समझ लीजिए ट्यूब, एक हमारे अंदर एक बहुत लंबी सी और पतली सी एक ट्यूब होती है जिसमें हम खाना खाएंगे और वो धीरे धीरे उसी ट्यूब के जरिए नीचे जाती जाएगी। देख जैसे कि आप ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम क्या है, एक लॉन्ग होलो ट्यूब मैंने बनाई है जो कि हमारी बॉडी में होती है। ये देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, ओसोफेगस। आप जानेंगे कि जब तक आप 8वीं में रहेंगे तब तक तो आप जो ये होती है फूड पाइप, जिसको हम फूड पाइप कहते हैं, उसको हम फूडी पाइप कहेंगे, लेकिन जब आप 9th से अपने ग्रेटर क्लासेस में आते जाएंगे तो ये ओसोफेगस इसको कहा जाता है। ये होता है बच्चों ओसोफेगस। अब इसके नीचे बच्चों देखिए ओसोफेगस के बाद हमारा खाना पहुंचता है कहां, स्टमक में। स्टमक के बाद बच्चों हमारा खाना कहां पहुंचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बच्चों बाद हमारा खाना जाता है कहां, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद बच्चों हमारा खाना कहां जाता है, एनस में, जो कि अनअब्सॉर्ब्ड फूड को बाहर निकालने के लिए होता है। तो अब बच्चों आप एलिमेंट्री कैनाल को तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तब देखिए एलिमेंट्री कैनाल के साथ अब हम क्या करते हैं, इसके बाद आता है एक्सेसरी ऑर्गन्स। अब आप एक्सेसरी का पहले मतलब समझिए, क्योंकि जब तक आपको वर्ड का मतलब नहीं पता होगा तब तक कंसेप्ट क्लियर होगा नहीं। तो आप में से बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर से मेरा लेक्चर ले रहे होंगे, बहुत सारे मोबाइल से भी ले रहे होंगे। तो आप एक चीज तो जानते हो कि जो बच्चे कंप्यूटर से लेक्चर ले रहे हैं तो सिर्फ कंप्यूटर उसका मेन पार्ट नहीं है। कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर होता है, माउस होता है, ऐसी बहुत सारी एक्सेसरीज। देखिए मेन जो है आपका क्या है, कंप्यूटर है, ठीक है, जिससे आप क्लास ले रहे हैं। लेकिन अगर उसके बिना आप एक बात बताइए, इसमें होता है क्या, माउस। कंप्यूटर में अगर माउस ना हो, कीबोर्ड ना हो तो क्या अच्छे से काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। यही रीजन है कि जो हमारी बॉडी है सिर्फ उसका एलिमेंट्री कैनाल से पूरा काम नहीं हो सकता, और उसके लिए हमें और ज्यादा एक्स्ट्रा एक्सेसरीज ऑर्गन्स की जरूरत होती है। इसलिए हम भगवान ने हमको क्या दिया, लिवर दिया, पैनक्रियास दिए। क्यों? क्योंकि हम जो हमारा जो डाइजेशन है उसको और अच्छे से कर सकें और अपने खाने को और अच्छे से पचा सकें। तो चलिए बच्चों इसी के साथ हम पढ़ते हैं एक्सेसरी ऑर्गन्स क्या है। अब तो बच्चों आपने जैसे सुना, ये आप ये डेफिनेशन बता सकते हैं इसमें, एक्सेसरी ऑर्गन्स आर दोस ऑर्गन्स which help in digestion but no food passes through them। अब देखिए बच्चों, अब उसमें क्या क्या आ गया, नो फूड पासेस फ्रॉम देम, और इसमें आ गया क्या बच्चों, लिवर, पैनक्रियास, ये और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर हो सकते हैं बच्चों, इसलिए एटसेट्रा। अब देखिए बच्चों जैसे कि लिवर होता है यहाँ पे, समझ लीजिए बच्चों कि हमने यहाँ क्या कर दिया, लिवर हमने बना दिया, पैनक्रियास हमने समझ लीजिए बना दिया। ठीक है बच्चों, तो ये जो होती है हेल्पिंग करती है डाइजेशन करने में हमारी बॉडी को। तो आप एलिमेंट्री कैनाल समझ गए होंगे, एक लॉन्ग, हॉलो मतलब बच्चों होता है अंदर से खोखला, जैसे कि आपने कभी बांस को देखा हो तो अंदर से खोखला होता है, तो उसी तरह जो हमारी बॉडी के अंदर जो ट्यूब है अंदर से खाली है बिल्कुल,
और खाली इसलिए हमारा खाना हम यहाँ से खाएंगे तो धीरे धीरे डायरेक्ट ऑसोफेगस से होते स्टमक में जाएगा, स्टमक से होते हुए ये यहाँ पे जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस में। और खाना और अच्छे से पचे इसलिए हमारा लिवर और बाइल जूस सेक्रेट करता है कि फैट्स को और अच्छे से तोड़ सके। चलिए अभी इस टॉपिक को हम और अच्छे से जानेंगे, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, आपने अभी तक स्क्रीनशॉट या फिर लिख तो लिया ही होगा, तो चलिए हम इसे मिटाते हैं और आगे अपनी जर्नी को बढ़ाते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम इसके साथ नेक्स्ट शुरू करते हैं क्या, स्टेप्स ऑफ डाइजेशन। स्टेप्स ऑफ डाइजेशन। अब बच्चों आप एक चीज तो जानते होंगे, जब हमारा डाइजेशन है वो हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। आपने बहुत लोगों को सुना होगा। तो माउथ, ऑसोफेगस, माउथ, ऑसोफेगस, स्टमक। स्टमक के बाद क्या बच्चे, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो है मेन कंपोनेंट्स हमारी बॉडी के, जो कि हेल्प करते हैं किसमें, डाइजेशन में। अब माउथ में बच्चों क्या होता है, माउथ हमारे क्या क्या करता है। अब बच्चों माउथ में हम क्या करते हैं, इंजेशन हमने किया बच्चों माउथ में। और फिर ये क्या करता है बच्चों, केमिकल डाइजेशन करता है बच्चों। ये केमिकल डाइजेशन और मैकेनिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन मतलब बच्चों ये कुछ माउथ हमारा कुछ ऐसे केमिकल सिक्रीट करता है जो हमारे डाइजेशन में मदद करता है। जैसे कि चलिए आपको एक अगर इसका एग्जांपल बताऊं तो सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा। जब हम खाना खाते होंगे तो आप खाना जो हम जब चबाते हैं तो लार के साथ मिक्स होता है और अच्छे से वो पचने में मदद करवाता है हमारा। तो इसी को हमने कहा है, लिखा है केमिकल डाइजेशन। और मैकेनिकल डाइजेशन का एग्जांपल हो जाएगा जब बच्चों हम खाना चबाते हैं, तब खाने को किससे चबाओगे, दांतों से। जब हम खानों को दांतों से चबाएंगे तो फिर वो उसको मैकेनिकल डाइजेशन कहा जाएगा। तब बच्चों ऑसिफेगस में क्या होता है, ऑसिफेगस में होता है बच्चों बोलस passes from here। अब बच्चों बोलस का मतलब समझ रहे हैं, बोलस हम उसको कहते हैं जब हम खाना खाते हैं और खाना बिल्कुल लार के साथ मिक्स हो जाता है और उस सेमी फ्लूइड फॉर्म में आ जाता है। सेमी फ्लूइड मतलब बच्चों जैसे आपने जेली खाई होगी, वो ना ही पूरी फ्लूइड होती है ना ही पूरी सॉलिड होती है, उसी प्रकार हम जब खाना लार के साथ मिक्स हो जाता है तो उसको बोलस कहते हैं। और बच्चों मैंने भी डायग्राम बनाया था, उसमें जब हम खाना खाते हैं तो वो ऑसोफेगस से नीचे जाता है, उसी खाने को हम बोलस कहते हैं उस समय। और बच्चों यहाँ एक मूवमेंट होती है जिसको हम कहेंगे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। अब बच्चों स्टमक में क्या होता है, अब बच्चों स्टमक में भी मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन होता है, केमिकल डाइजेशन। ठीक है बच्चों, तो ये दो डाइजेशन इसमें भी होते हैं। अब बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो तो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी बच्चों केमिकल डाइजेशन होता है, केमिकल डाइजेशन। अभी तो हम ये सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं इस चैप्टर में से इन ऑर्गन्स का। अभी हम इन ऑर्गन्स को इंडिविजुअल पढ़ेंगे, जैसे कि पहले माउथ, फिर ऑसोफेगस एंड स्टमक, ऐसे ही मोर। तो पहली बात हम बच्चों पहले ओवरव्यू ले लें कि इसमें होता क्या क्या है, तो आप इसको समझने में और ज्यादा इजी होगा। इसमें हम बच्चों केमिकल डाइजेशन करते हैं और एब्जॉर्प्शन करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिशन बॉडी हमारे में करने के उसके 5 टाइप्स होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डाइजेशन। तो बच्चों एब्जॉर्प्शन जो थर्ड स्टेप है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और बच्चों जो हमने लार्ज इंटेस्टाइन में देखा, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जो बच्चों हमारा अनडाइजेस्टेड और अनअब्सॉर्ब्ड फूड होता है उसमें हमारे मतलब अनडाइजेस्टेड मटेरियल के साथ साथ बहुत सारा पानी भी जाने की संभावना होती है, तो ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का काम करता है। ये पानी को बहुत ज्यादा हमारे बॉडी में बचाता है जिससे हम हाइड्रेटेड रहते हैं। और बच्चों आखिरी में जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो एनस है वो रिमूव कर देता है अनडाइजेस्टेड फूड को, रिमूवल ऑफ
अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड। चलिए बच्चों आप इसे तब तक लिख लीजिए, तब तक हम फिर आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे। तो चलिए बच्चों अभी तक तो आपने इसे लिख ही लिया होगा। तब मैंने कहा था जैसे कहा था कि हम इंडिविजुअल एक एक को पढ़ेंगे, तो वैसे ही अब हम चालू करने जा रहे हैं पूरा माउथ के बारे में। तो चलिए अब माउथ हम शुरू करते हैं। तो बच्चों जैसे कि अब हम माउथ को शुरू करने जा रहे हैं, तो यहाँ हम टॉपिक लिख लेते हैं क्या, माउथ। अब बच्चों आप खुद से सोचिए, हम स्टेप बाय स्टेप माउथ के बारे में सोचेंगे और लिखेंगे। अब बच्चों माउथ में हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन हम कैसे लेते हैं, इंजेक्शन से। तो इंजेक्शन कहाँ होता है, हमारा माउथ में। तो हम क्या लिखेंगे, फूड इज इंजेस्टेड। जो खाना होता है पहले कहाँ जाता है, पेट में। उसके बाद सेकंड क्या होता है बच्चों, क्रश्ड एंड chewed by the teeth। जो खाना है बच्चों वो हमारे द्वारा पहले जब ऐसे हम खाना मुंह में डालेंगे, फिर हम उसे चबाएंगे और उसे च्यू मतलब होता है चबाना, क्रश मतलब होता है बिल्कुल कुचल देना। और बच्चों फिर अब इसमें हम नेक्स्ट देखें तो क्या होगा, जो हमारी टंग है वो क्या काम करती है, टंग is used to tasting and mixing food with saliva। इसमें बच्चों हम क्या करते हैं, इसमें बच्चों जो हमारा खाना जो होता है जब हम उसे खाते हैं तो उस प्रोसेस कहा जाता है इंजेस्टेड हम करते हैं फूड को। और जब उस खाने का जो हम चबाते हैं तो उसको हमने लिखा है क्रश एंड च्यू बाय द टीथ। और जो हमारा जीभ होता है वो बच्चों हेल्प करता है हमारे खाने को हमारे लार्वा के साथ अच्छे से मिक्स करने में। और बच्चों अब हम अगला देखें, इसी में एक प्रोसेस होता है बच्चों मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन जैसे बच्चों मैंने आपको बताया था वर्ड च्यूइंग जिसको कहते हैं हम चबाना, उसी को मैस्टिकेशन कहते हैं। अब बच्चों देखिए हमारे जो मुंह में मैस्टिकेशन जब हम करते हैं चबाते हैं खाने को, तो हमारा खान जो लार्वा के साथ मिक्स होता है। अब वो लार्वा हमारे मुंह से कहां से निकलेगा, सलाइवरी ग्लैंड। मुंह से बच्चों हमारे क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड बच्चों क्या रिलीज करता है, क्या, सलाइवा। और बच्चों सलाइवा हमारा, सलाइवा में क्या होता है हमारा, सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज बच्चों जहां आपको वर्ड अमाइलेज दिख जाए वहां आप समझ लीजिए किसी ना किसी हमारे फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स उसको तोड़ने का ही ये काम करता है। और बच्चों सलाइवरी अमाइलेज का एक दूसरा नाम है टाइआइलिन। क्या, टाइआइलिन। आप सोच रहे हो इसमें पी है, मैं इसे प्रोनाउंसिएशन गलत नहीं कर रहा हूं, लेकिन नहीं, इसमें जो पी वर्ड है वो साइलेंट होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं क्या, टाइलिन। अब देखिए जो हमारा खाना होता है उसमें क्या होता है, स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट। तो हमारा जो खाना है स्टार्च, अब देखिए जैसे हम लिख रहे हैं जैसे कि स्टार्च इज ब्रोकन डाउन इन आवर माउथ टू फ्रॉम complex sugar to simple sugar, and this simple sugar बच्चों, simple sugar जो हमने कॉम्प्लेक्स से, जो कॉम्प्लेक्स शुगर क्या था बच्चों, स्टार्च। अब जो हम सिंपल शुगर की बात कर रहे हैं उस सिंपल शुगर को क्या कहते हैं, दिस सिंपल शुगर इज known as maltose।
इसको बच्चों क्या कहते हैं, माल्टोस। अभी हम इसके बारे में ज्यादा उतना नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों ये जो माल्टोस है इसका और फ्रक्टोस, ऐसे बहुत सारे नाम आएंगे, माल्टोस, फ्रक्टोस, सुक्रोस, जिसके बारे में हमें आगे पढ़ना है, जो कि कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स हैं। जब आप कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे तो उसमें 3 टाइप्स होते हैं फर्दर 11th क्लास में, जिसमें आता है मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। तो ये जो है माल्टोस, सुक्रोस, फ्रक्टोस, ये जो टाइप है ओलिगोसैकेराइड का है, तो इसलिए अभी हमको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको नाम को रटना है या फिर कहा जाए तो याद करना है। तो आप लिख लीजिए जल्दी से या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं ऑसिफैगस के बारे में। हम माउथ के बच्चों बारे में सब कुछ जान चुके हैं कि इसमें हम फूड इंजेस्टेड करते हैं, फिर क्रशनेट च्यू होता है बाय द टीथ, एंड हमारी जो टंग होती है वो हेल्प करती है खाने को टेस्ट करने में और मिक्स करने में विद द फूड विद द सलाइवा, एंड मैस्टिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग, एंड सलाइवा ग्लैंड जो है सलाइवा रिलीज करता है, सलाइवा में होता है सलाइवरी अमाइलेज, जिसको जाना जाता है टाइथाइलिन नाम से, एंड स्टार्च इज ब्रोकन डाउन। जो हमारे बॉडी में जो हम खाना खाते हैं कॉम्प्लेक्स फूड, उसको स्टार्च बोला जाता है, और जब हम उसे सिंपल शुगर कन्वर्ट कर देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, माल्टोस के फॉर्म में। तो चलिए बच्चों अब हम चालू करते हैं क्या, ऑसिफैगस का टॉपिक। तो बच्चों अब चालू करने जा रहे हैं क्या, ऑसोफैगस। ऑसोफैगस, ऑसोफैगस में बच्चों क्या होता है, ऑसोफैगस में आपने कभी खाना निगला तो होगा, जैसे कि हम खाना निगलते हैं, एक बार आप खुद से करके देखिए। जब हम खाना किसी चीज को निगलने का प्रैक्टिस करते हैं तो आप देखते हो जो खाना है हम पीछे का साइड ढकेलते हैं अपने शरीर में। जब हम खाने को पीछे की साइड ढकेलते हैं तो ये देखिए, जैसे कि मैंने ये बना दिया फूड पाइप, ठीक है बच्चों। जैसे कि हमने खाना अंदर डाला तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है क्या हो जाता है बच्चों, ये जो है रिलैक्स हो जाता है थोड़ा, और जैसे जैसे नीचे जाता रहता है जो एक कॉन्ट्रैक्टेड, ये जो कॉन्ट्रैक्शन है यहाँ पे फूड पाइप में, वो रिलैक्सेशन होता रहता है, और जैसे ही फूड नीचे जाएगा या कॉन्ट्रैक्शन के पार्ट में तो ये रिलैक्स हो जाती है और ऊपर वाली फिर दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो इसी को बच्चों हम कहते हैं, ये प्रोसेस जो है इसी को हम बच्चों हमने जैसे ओवरव्यू में देखा था कि इसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फिर क्या है, उसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो आइए जानते हैं। तो फूड is pushed downward rhythmically का मतलब क्या है बच्चों, कि ये एक ही रिथम से चलती रहती है। जब आप गाना सुनते हो तो एक ही रिथम से चलता है, तो वैसे मतलब एक चीज चल रही है तो दूसरी रुक रही है, तो फिर दूसरी चलेगी तो पहली रुकेगी, ऐसे काम होता है। तो फूड इज पुश्ड डाउनवर्ड रिथमिकली, कंट्रैक्शन का मतलब बच्चों होता है सिकुड़ना, and relaxation of muscles in food pipe। तो आप मैंने बच्चों आपको बता दें फूड पाइप और ऑसोफैगस एक ही है, तो आपको टेंशन लेने की कोई मतलब नहीं, दोनों समान एक ही है, तो आप उतना ध्यान रख दीजिए। फूड इज पुश्ड डाउनवर्ड रिथमिकली, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल इन फूड पाइप इज known as peristaltic movement। ये भी बच्चों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, तो ये आपको बच्चों बहुत अच्छे से पढ़ना है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये है बच्चों पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो चुका है आपका। अब इसके बाद अगर हम जानें तो हम फूड को जो हम खाते हैं पीछे की साइड ढकेलते हैं और वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन अपना फ्लो में होता रहता है। और बच्चों ये जो होता है ऑसोफैगस में हमारे क्या होता है, ऑसोफैगस कंटेन्स स्मूथ मसल्स। ऑसोफैगस में बच्चों हमारे क्या होते हैं, स्मूथ मसल्स। ऑसोफैगस कंटेन्स क्या बच्चों, स्मूथ मसल्स। ऑसोफैगस कंटेन्स स्मूथ मसल। ऑसोफैगस कंटेन्स स्मूथ मसल which is involuntary, which is involuntary। अब इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है बच्चों,
जैसे कि हम जो काम करते हैं, जो हम काम सोच के या कुछ भी कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं वॉलेंटरी एक्शंस, जो कि वो हमारे बस में होता है। लेकिन जो कार्य को हम अपने हाथों मतलब दिमाग से नहीं करते, उसको हम कहते हैं क्या, इनवॉलेंटरी। जैसे कि हम जो डाइजेशन करते हैं वो अपने आप ही हमारा होता रहता है, वो हम अपने दिमाग से सोच के नहीं करते, तो उसी को इनवॉलेंटरी कहा जाएगा। और जैसे कि मेरा मन कर रहा है कि रनिंग करने का, और मैं रनिंग कर रहा हूं, तो उसको मैं कहूंगा वॉलेंटरी एक्शन। तो ऐसे ही बच्चों ओसोफेगस हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसके हम आगे अब पढ़ेंगे। तो गाइस इसी के साथ अभी हम ओसोफेगस पे ही खत्म करते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम भी ज्यादा हो रहा है। तो इसी के साथ अभी तक हमने मैं आपको जितना पढ़ाया है आप उसी को रिवाइज कीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा 29 जनवरी 2025 को। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, वी विल मीट सुपर सून एंड थैंक यू।